हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हम क्या क्या अध्ययन कर चुके हैं? हम संविधान सभा के गठन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं, और अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक का हम संक्षिप्त रूप में अध्ययन कर चुके हैं। तो ये तो थी प्रीवियस क्लास की बातें, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की परिभाषा की। और जैसा कि मैंने कई बार आपको बोला है कि किसी भी नए चैप्टर की या कोई भी अगर आपको परिभाषा जो आपके सामने आती है उसे आप अच्छे से याद करिए, समझिए। और स्पेशली जो आपका भारतीय शासन व्यवस्था का जो पेपर है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे कमज़ोर रखेंगे तो आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी वीक ही रहेगा। तो इसे अच्छे से समझिए, अध्ययन करिए। तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। देखिए, ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता तथा अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होते हैं, अनिवार्य होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार। अब यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकारों को हम मौलिक क्यों कहते हैं, मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, इनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि अगर इनका हनन होता है, इनका उल्लंघन होता है, तो ऐसी दशा में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में व्यक्ति जा सकता है। तो ये इनको मौलिक कहने का कारण है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय। आगे हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं, देखिए कोई भी हम प्रावधान की अगर चर्चा करेंगे तो संविधान में उसको एक निश्चित स्थान दिया हुआ होगा, उसको एक जगह दी गई होगी। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो इसकी जगह संविधान में कहाँ है? तो देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से हम शुरू करके अनुच्छेद 35 तक आगे बढ़ेंगे तो इस बीच जो है वो मौलिक अधिकारों का विवरण है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है कि भाग 3 जो है उसे आ, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा आपको ध्यान में आया कि मैग्ना कार्टा हमने अध्ययन किया था अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ये क्या चीज़ थी और किस देश के रेफरेंस में हमने इसको पढ़ा था? देखिए, हमने इसको ब्रिटेन के संदर्भ में पढ़ा था, ठीक है। और 1215 में ऐसा हुआ था कि जो इंग्लैंड के राजा थे तो उन्होंने इंग्लैंड की जनता को कुछ अधिकार दिए थे। तो जो अधिकार पत्र उपलब्ध करवाया गया था, यानी कि जो डॉक्यूमेंट था, तो डॉक्यूमेंट को क्या नाम दिया गया था? मैग्ना कार्टा। तो भारत का जो संविधान का जो भाग 3 है वो भी क्या करता है? मौलिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार उपलब्ध करवाता है। तो इसे भी क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम चर्चा करते हैं कि मूल रूप से देखिए, संविधान जो है उसमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, और बाद में एक मौलिक अधिकार जो था उसको हटा दिया गया था। तो वर्तमान में जो है वो 6 मौलिक अधिकार ही हैं। एक बार हम 7 मौलिक अधिकार जो संविधान में मूल रूप से दिए गए थे उनका एक बार हम ब्रीफली अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो है समता का अधिकार, और उसका स्थान क्या है? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। आगे है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कह सकते हैं, ये है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28। नेक्स्ट है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30।
इसके बाद हम चर्चा करते हैं, छठे नंबर पे है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और लास्ट जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32। अब देखिए, ये जो मौलिक अधिकार हैं इनमें से जो संपत्ति का अधिकार है, यानी कि जो नंबर 6 पे जो अधिकार आपको दिख रहा होगा, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में जिसको जगह दी गई थी, तो ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, और ये कब लाया गया था? 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया था। यानी कि ये जो संपत्ति का अधिकार था अब वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो क्या इसके अब संविधान में कहीं भी जगह नहीं दी गई है? ऐसा नहीं है, इसको संविधान में अभी भी जगह प्राप्त है। और अब जो इसकी नई जगह है संविधान में वो है भाग 12 और उसमें अनुच्छेद 300 क। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा तो इसको मूल अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया था, और उसके बाद में इसको जगह जो दी गई है वो है भाग 12 में अनुच्छेद 300 क। और उसमें देखिए ये सिर्फ क्या है, एक कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट। और बाकी बचे हुए जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो अभी भी संविधान में एज इट इज़ हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या है वो है 6। आगे हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की हमें आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, देश में व्यवस्था बनाए रखने तथा देश में एक सिस्टम भी बना रहना चाहिए, उसके लिए मौलिक अधिकारों की ज़रूरत है। और साथ में क्या होता है कि राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को आज़ादी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये थी मौलिक अधिकारों की आवश्यकता। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो अन्य अधिकारों से भिन्न है। कैसे? क्योंकि देखिए, इनका हनन होगा, इनका अतिक्रमण होगा। अगर इनका उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में क्या होता है, व्यक्ति न्यायालय में वाद ला सकता है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो मौलिक अधिकार है वो कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? तो कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार बच्चे मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में कंफ्यूज होकर के। तो अमेरिका के संविधान से जो हम प्रेरित हुए हैं वो मौलिक अधिकार, और मौलिक कर्तव्य हम सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हुए हैं। आगे हम चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों की प्रकृति या उनकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है उनकी प्रकृति जो है वो कुछ इस प्रकार की है कि इन अधिकारों में से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और बाकी जो मौलिक अधिकार है वो भारतीयों के साथ साथ किसको प्राप्त है? विदेशियों को भी प्राप्त है, फॉरेनर्स को भी प्राप्त है। आगे हम इसकी और विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य है इसका क्या अर्थ है? यानी कि इनका हनन होता है, अगर उल्लंघन होता है तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। आगे इसकी विशेषता है कि कुछ मौलिक अधिकार तो है नकारात्मक। नकारात्मक से क्या अर्थ है कि राज्य की शक्ति को सीमित कर देते हैं, कम कर देते हैं। और कुछ मौलिक अधिकार कैसे होते हैं? सकारात्मक होते हैं, जो क्या करते हैं, राज्य को कार्यवाही करने का निर्देश देते हैं। फिर चौथा जो पॉइंट है, ये आपके दिमाग में एक प्रश्न की तरह भी आ सकता है कि क्या मौलिक अधिकार निरंकुश है?
तो देखिए मौलिक अधिकार जो है वो निरंकुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप मनमाने तरीके से, आपने स्वेच्छापूर्ण तरीके से उनका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे जो विशेषता है वो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है इसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक यानी कि गार्जियन घोषित किया गया है। मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बच्चे यूँ सोचते हैं, स्टूडेंट्स का सोचना होता है कि मौलिक अधिकार जो है उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। यानी कि क्या हो सकता है, परिवर्तनीय का क्या मतलब हुआ, संसद जो है वो संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो इसका मतलब मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। आगे देखिए, अगर अनुच्छेद 352 के तहत अंतर्गत कोई आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपातकाल लगाया जाता है तो उस टाइम क्या है कि अनुच्छेद 20 में और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित उनको किया जा सकता है। तो ये थी मौलिक अधिकारों की विशेषता। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों का चैप्टर शुरू हो चुका है तो इसमें कहाँ से स्टार्ट है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से। तो सबसे हम पहले अनुच्छेद 12 के बारे में डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 12 जो है उसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब राज्य से मतलब जो हम कॉमनली राज्य शब्द यूज़ करते हैं इसका आप वो अर्थ मत निकालिएगा। राज्य से मतलब होता है वो सारी संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार ने की है। तो देखिए राज्य में क्या क्या इंक्लूडेड है, संघीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन तथा अन्य प्राधिकारी जो हैं ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आते हैं। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या उपबंध है? इसमें है मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां। देखिए अनुच्छेद 13 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संविधान का। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये न्यायपालिका को इस बात की शक्ति देता है, इस बात की पावर देता है कि वो किसी भी ऐसी विधि का जो फंडामेंटल राइट्स का यानी कि मौलिक अधिकारों का जो विधि हनन करती है तो उसका क्या कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। यानी कि इसे फिर से समझिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखिए अगर कोई ऐसी विधि है जो कि फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है तो न्यायपालिका को इस बात की पावर इसके अंतर्गत दी गई है कि वो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। इसलिए अनुच्छेद 13 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 13(1) का। इसमें क्या प्रावधान है? देखिए बहुत ही आसानी से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अनुच्छेद 13(1) जो है वो ये कहता है कि इसमें प्रावधान क्या है कि संविधान के पूर्व की विधियाँ, यानी कि संविधान जब लागू हुआ उससे जो पहले की विधियाँ थी वो वहाँ तक शून्य हैं या अवैध हैं जहाँ तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यानी कि अगर वो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है वहाँ तक तो वो अवैध होंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होंगी, वैध। इसी प्रकार से है अनुच्छेद 13(2). देखिए इसमें क्या प्रावधान है? इसमें ये प्रावधान है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है उनका हनन करे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अनुच्छेद जो है ये न्यायालय को राज्य द्वारा निर्मित जो विधि होती है उसको 2 भागों में बांटने की शक्ति प्रदान करता है, वैध भाग और अवैध भाग। देखिए इसका यूज़ भी किया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि जो केशवानंद भारती केस था उसके अंतर्गत जो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके एक भाग को तो वैध घोषित किया और दूसरे भाग को अवैध घोषित किया। तो ये इसका एक उदाहरण है।
तो ये थी अनुच्छेद 13(2), यानी कि न्यायालय किसी अधिनियम के एक भाग को तो वैध घोषित करता है, दूसरे भाग को अवैध घोषित कर सकता है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 13(3) की। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? देखिए, इसमें प्रावधान है कि कोई भी आदेश है, अध्यादेश है, कोई भी ऐसी अधिसूचना है, अगर मान लीजिए वो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो ऐसे में क्या होगा, वो वहाँ तक शून्य होंगी जहाँ तक मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। ये था अनुच्छेद 13(3). तो इस प्रकार देखिए, जो ये हमने 3 जो अनुच्छेद की चर्चा की है, अनुच्छेद 13(1), 13(2) और 13(3), इनके अनुसार मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है, अक्षुण्ण है। फिर आगे हम चर्चा करते हैं 13(4) की। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो संसद है वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो 13(4) जो है वो ये कहता है कि संसद जो है इस प्रक्रिया को फॉलो करके, अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो मौलिक अधिकार जो है वो भी क्या है, परिवर्तनीय है, संशोधित किए जा सकते हैं। हमने एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि संविधान का मूल ढांचा, ठीक है। तो संसद जो है वो कानून बना करके संविधान में संशोधन कर सकती है, बस वो संविधान का जो बेसिक ढांचा है, जो उसकी आधारभूत विशेषताएं हैं, उनमें बिना परिवर्तन किए। तो इस प्रकार से संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, जिसमें कि प्रस्तावना भी शामिल है और जिसमें कि मौलिक अधिकार भी शामिल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।